हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज हम रीजनल किंगडम वाले चैप्टर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। फाइनली वी आर गोइंग टुवर्ड केरला। केरला में आपको एक एरिया मिलता है जिसको बोलते हैं त्रवनकोर। त्रवनकोर यहाँ पे बिल्कुल बॉटम में मिलेगा ये। ठीक है, आज के टाइम पे देखोगे तो केरला की कैपिटल आपको मिल जाती है तिरुवनंतपुरम। तो जो त्रवनकोर था ये केरला का एक मेन सेंटर था उस टाइम पे, जब बात चल रही है अराउंड 1729 की। याद करो 1717 में यहाँ पे बंगाल की एस्टेब्लिशमेंट हुई, 1722 में अवध बना, 1724 में जो निज़ाम उल मुल्क था उन्होंने हैदराबाद की एस्टेब्लिशमेंट करी। अब चले जाओ त्रवनकोर वाले एरिया में, जिस 1729 में इसके बारे में हमें बातचीत करनी पड़ती है। वैसे तो केरला के वैसे तो 4 रीजन्स बन जाते हैं बाद में, जैसे जैसे 18वीं सेंचुरी का खात्मा होता है। बट उससे पहले क्या चीज़ें चल रही थी वो चीज़ें देखो। एक राजा थे जिनका नाम था मार्तंड वर्मा। मार्तंड वर्मा बहुत पावरफुल रूलर थे। काफ़ी ज़्यादा आपको इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस भी मिल जाएंगी। और इनका अगर टाइम पीरियड देखोगे तो 1729 से लेके 1758 तक का रहेगा। उसके बाद इन्होंने अपना जो किंगडम था उसको बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश किया। ये जो कोल्लम और इलायदम वाला एरिया है ये केरला में ही हुआ करते थे, इवन आज भी वहीं पे हैं। तो इन्होंने अपना रीजन यहाँ तक एक्सपांड करा, जस्ट बिकॉज हम तब से पढ़ते आ रहे हैं कि इंडिया के अंदर छोटे छोटे रीजन्स बहुत ज़्यादा बन गए हैं। आज आप केरला को बनाते हो तो यहाँ से यहाँ तक चलते हो आप, पर उस टाइम पे इतना सा ही रीजन एक किंगडम के अंदर हुआ करता था, एक किंग के अंदर हुआ करता था। तो यहाँ से हमें चीज़ें पता चलती हैं कि एक्सपांशन जो थे वो कांस्टेंट चल रहे हैं। तो कोलम, जिसको कोइलोन भी बोलते थे पहले, और इलाइदम, ये दोनों केरला के ही पार्ट हैं। ये दोनों किसके थे, ये किसने कॉन्कर करे थे, तो मार्तंड वर्मा ने कर लिए थे। इवन डच ने इंटरफेरेंस करी थी इस एरिया में, इलाइदम और कोलम वाले एरिया में। तो केरला को मार्तंड वर्मा ने फ्री करा था फ्रॉम द डच इन्फ्लुएंस। उनको यहाँ पे कोई भी फॉरेन कंट्रोल नहीं करने दिया। और जो एम्पायर था मार्तंड वर्मा के टाइम पीरियड में वो कन्याकुमारी से लेके कोचीन तक एक्सटेंड करता है। ठीक है, कन्याकुमारी तमिलनाडु वाले पार्ट में आ जाएगा, वहाँ से लेके केरला का जो कोचीन वाला हिस्सा है, इतने एरिया को ये उस टाइम पे कॉन्कर कर लेते हैं, जितना मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके बताया। अब जैसे ही मार्तंड वर्मा की डेथ हो जाती है उसके बाद गद्दी पे बैठ जाते हैं राम वर्मा। राम वर्मा की अगर बात करें तो 1758 से लेके 1798 तक का इनका टाइम पीरियड रहेगा। राम वर्मा के अंडर बहुत ज़्यादा फ्लरिश तो हुआ ही किंगडम, पर और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्लरिश करती हैं। फॉर एग्जांपल लिटरेचर फ्लरिश करता है, आर्ट फ्लरिश करती है। तो इनके बारे में अब देखो, राम वर्मा की अगर बात करें तो केरला जो था अपने हाईएस्ट पीक पे पहुंच चुका था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ राम वर्मा। अब यहाँ पे देखो वर्ड लिख दिया जेनिथ। अब इसके बाद की या तो आपको किंग मिलते ही नहीं है या मिलेंगे तो बहुत वीक मिलेंगे। ठीक है, हर चीज़ जब ऊपर उठती है ना तो उसके बाद नीचे भी आना पड़ता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होती हुई दिखेगी आपको। मलयालम लिटरेचर, मलयालम यू नो ना, ये मलयालम तमिलनाडु में देखोगे तो तमिल मिल जाएगा, केरला वाले पार्ट में आओगे तो यहाँ पे मलयालम आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखते हो मलयालम लिटरेचर काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश करेगा। त्रिवेंद्रम, जो आज का तिरुवनंतपुरम है उसको ही त्रिवेंद्रम बोलते थे। संस्कृत और मलयालम लर्निंग एंड आर्ट रिस्पेक्टिवली इन दोनों का हब बन जाता है। यहाँ पे पढ़ाई लिखाई अगर करनी है उस टाइम पे किसी को तो कहाँ जाते थे, केरला। इवन अगर आज के टाइम से आप कंपेयर करोगे मॉडर्न इंडिया में देखोगे तो मॉडर्न इंडिया में भी हम नोटिस करते हैं कि केरला का जो लिटरेसी रेट है दैट इज़ हाईएस्ट अमंग ऑल द स्टेट्स। और अगर राम वर्मा की अकेले की बात करें तो खुद भी एक पोएट थे, स्कॉलर थे, म्यूजिशियन थे, रिनाउंड एक्टर थे। तो खुद भी ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर आदमी थे। और लिटरेचर की अगर बात करें तो लिटरेचर की उनको बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग हुआ करती थी। सो ये सारी चीज़ें थी राम वर्मा के बारे में। कार्नेटिक जाते हैं बट एक बार फटाफट से रिवाइज ले लेते हैं क्योंकि रिवीजन इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और इन्फॉर्मेशन, टेलीग्राम के ऊपर मैंने आपको टेस्ट डाला होता है संडे के दिन, तो उसको ज़रूर से अटैम्प्ट करिएगा। ठीक है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसमें पूरे हफ्ते का कवर अप किया होता है, दैट्स व्हाई। चलिए जी, त्रवनकोर की अगर बात करें तो त्रवनकोर जो है यहाँ पे केरला वाले हिस्से में मिलेगा आपको। वैसे तो 18वीं सेंचुरी जैसे ही ख़त्म होगी तो ये 4 रीजन्स में बन जाएगा, बट उससे पहले क्या हो रहा है वो चीज़ें देख रहे हैं। मार्तंड वर्मा की बात करी हमने, पावरफुल किंग हुआ करते थे। 1729 से 1758 तक का टाइम पीरियड है। कोलम और इलाइदम भी इन्होंने कॉन्कर किया। डच को रूल करने नहीं दिया केरला वाले हिस्से में। और कन्याकुमारी विच इज़ इन तमिलनाडु एंड कोचिन विच इज़
लोकेटेड इन केरला वाला पार्ट, तो वहाँ तक ये एक्सटेंशन करते हैं। 1758 में मार्तंड वर्मा के बाद आ जाते हैं राम वर्मा। राम वर्मा के अंडर केरला बहुत हाइट्स अटेन करता है। अब जब भी कोई चीज़ हाइट अटेन कर रही होती है तो वहाँ पे आर्ट भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही होती है। यू विल नोटिस कि अगर कोई कंट्री डेवलप हो रही है तो उसकी आर्ट भी डेवलप हो रही है। अगर किसी कंट्री में डेवलपमेंट के चक्कर में जो वहाँ पे मॉन्यूमेंट थे, टेम्पल थे, उसको ख़राब किया जा रहा है तो उसको नेगेटिव माना जाता है। क्योंकि अगर डेवलप नेशन बनना है तो वहाँ पे आर्ट को भी अपना लेके चलना पड़ता है, क्योंकि वो एक कंट्री की आइडेंटिटी होती है। त्रिवेंद्रम, जो कि आज के पार्ट में आप सुनोगे तिरुवनंतपुरम के नाम से, संस्कृत लिटरेचर या फिर लर्निंग, और मलयालम लर्निंग या फिर आर्ट, ये बोल सकते हो आप, लर्निंग एंड आर्ट का एक सेंटर बन गया, इंपॉर्टेंट वाला। और जो राम वर्मा थे ना, वो खुद भी एक पोइट थे, स्कॉलर थे, म्यूजिशियन थे, और काफ़ी रिनाउंड एक्टर भी थे। लिटरेचर की उनको काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अब चलिए कर्नाटक वाले एरिया में। कर्नाटक वाला एरिया आपको मिल जाएगा कर्नाटका में। यहाँ पे अभी कर्नाटक वॉर्स भी होंगी, जो इंग्लिश और फ्रेंच हैं वो भी लड़ेंगे, उनके बारे में देखना है। बस अभी आपका ये 3rd चैप्टर कंप्लीशन पे है, तो इसको देख लो पहले। तो कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक को ही आरकोट वाला एरिया भी बोलते थे। यहाँ पे मिल जाएगा ये वाला एरिया, ठीक है, कर्नाटक या फिर आरकोट। अब जो कर्नाटक वाला पार्ट था, वैसे तो ये मुगल एम्पायर के डेक्कन प्रोविंस में आ रहा था, ठीक है। अभी देखो टाइम पीरियड तो 1758 वाला चला है, मतलब मुगल्स ऊपर हैं अभी सिर पे बैठे हुए, ठीक है, दिल्ली वाले एरिया में। तो जुरिडिक्शनल कंट्रोल था यहाँ पे। निज़ाम और निज़ाम थे जो हैदराबाद के, जो निज़ाम थे उनको डेप्यूटी गवर्नर या फिर नवाब या फिर कंट्रोलर ऑफ कर्नाटक भी बोला जाता था। निज़ाम उल मुल्क ने क्या करा, जो कर्नाटका वाला एरिया था वहाँ पे सफदार जंग को लगाया था। याद है सफदार जंग की? अहमद शाह का एक पार्टी हेड हुआ करता था, उसको मारा था सफदार जंग ने, ठीक है। तो आरकोट का इंचार्ज किसको बना दिया था? सफदार जंग को बनाया था निज़ाम उल मुल्क ने। निज़ाम उल मुल्क कौन था? जिसने हैदराबाद को सेटअप किया था। सादुतुल्ला खान अगर देखें तो डेप्यूटी गवर्नर थे कर्नाटक वाले एरिया के, ही वॉज डेप्यूटी गवर्नर ऑफ कर्नाटक, और इंडिपेंडेंट रूलर की तरह ये एक्ट करते थे फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ निज़ाम। और बाद में उन्होंने क्या किया, खुद को बोल दिया सादुतुल्ला खान ने कि अब मैं इंडिपेंडेंट होता हूँ फ्रॉम द मुगल एम्पायर। जो नवाब का ऑफिस था वो बहुत ज़्यादा इंस्टेबल था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से ट्राई कर रही थी कि कैसे इनको हम अपने कंट्रोल में ले लें। तो इसी वजह से कर्नाटक वॉर्स भी यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। 1740 से लेके 1763 तक ये चलेंगी। अब आती है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, 1757 में होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री पास दिया गया था। फ्री पास को ही दस्तक भी बोला जाता था। दस्तक का मतलब होता था कि अब आप ट्रेड अगर कर रहे हो, अपनी कंट्री में कोई सामान भेज रहे हो इंडिया से, तो आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लाइसेंस फॉर ड्यूटी फ्री ट्रेड, उसको बोलते थे दस्तक। तो ये मुगल्स के द्वारा ये फ्री पास जो था ये सिस्टम चलाया गया, पर ब्रिटिशर्स ने इसको बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया था। अब देखो बंगाल वाले एरिया में बैठा हुआ है सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला। याद है ना ब्लैक होल ट्रेजेडी? एक छोटे से रूम के अंदर बड़े सारे ब्रिटिशर्स को रख दिया और सुबह तक देखा तो सिर्फ 21-22 ही बचे हुए थे, उसमें बाकी मर गए थे। फिर उन्होंने अपने उधर इंग्लैंड जाके बुक लिख दी फटाफट से कि ब्लैक होल ट्रेजेडी हैपेंड इन इंडिया, कि सिराजुद्दौला ने कितनी बुरी तरह से लोगों को मारा, ठीक है। वो फैमिलीज़ थी ब्रिटिशर्स की। पर चलिए अब 1756 की बात करते हैं। सिराजुद्दौला रूल कर रहे हैं बंगाल वाले एरिया में। अब सिराजुद्दौला मिर कुछ कुली क्या बोल रही हूँ मैं यार, मीर जाफ़र हो गया, मुर्शिद कुली खान हो गए। अब आपको याद आना चाहिए कि ये सारे नाम कहाँ से एसोसिएटेड हैं? बंगाल से। अभी तो चलो हमें सिराजुद्दौला के बारे में ही पढ़ना है। सिराजुद्दौला 1756 में बंगाल वाले एरिया में है। इन्होंने क्या किया, बंगाल को एनेक्स कर लिया था ब्रिटिशर्स के। 1757 में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सिराज को अपने अंडर कर लिया। 1756 में सिराजुद्दौला ने हराया किसको? ब्रिटिशर्स को। पर 1757 में ब्रिटिशर्स ने बदला लिया सिराजुद्दौला से और उसको हरा दिया था। ट्रीटी ऑफ अलीनगर इसके रिजल्ट में हुई थी। होता क्या है, जो सिराजुद्दौला के ऑफिशियल्स हुआ करते थे, ब्रिटिशर्स ने उन्हीं को रिश्वत खिलाई थी, तो एक्चुअल फाइट नहीं हुई थी उस टाइम पे, बट स्टिल ये जीत गए थे। जीतना तो जीतना ही होता है। रॉबर्ट क्लाइव था एक तरफ, मीर जाफ़र, जगत सेठ, ये सारे मिल गए आपस में और इन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची अगेंस्ट द सिराज के अगेंस्ट इन्होंने क्या करा, कॉन्स्पिरेसी रची थी। इधर ब्रिटिश इंडिया कंपनी है जिसकी तरफ से रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहे हैं। लड़ाई तो क्या ही करी थी, मीर जाफ़र ने बोला सिराजुद्दौला को कि सर आप जाओ, हम देख लेंगे, यहाँ पे इतनी आर्मी तो है नहीं रॉबर्ट क्लाइव के पास और हम लड़ लेंगे। सिराजुद्दौला भी भरोसा करके निकल गए और यहाँ पे भरोसा टूटते हुए ज़्यादा देर नहीं लगी और सिराजुद्दौला हार जाते हैं इन द बैटल ऑफ प्लासी।
तो 23 जून 1757 ब्रिटिश आर्मी 3000 मैन थे इनके, ये जीत जाते हैं और सिराजुद्दौला हार जाते हैं। और मीर जाफ़र का कोई ना कोई तो फ़ायदा होगा, तभी तो उन्होंने साथ दिया था। तो इनका क्या फ़ायदा था कि इनको क्राउन बना दिया गया, नवाब बना दिया गया बंगाल का। अब राजा जो था वो कौन था? मीर जाफ़र था। तो अगर राजा अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चूज़ करके डाला हुआ है, तो इनको लगता है कि सच में उनके पास पावर होगी? ऑब्वियसली नो, ही वॉज जस्ट अ पपेट। ठीक है, कठपुतली की तरह काम कर रहा था मीर जाफ़र ब्रिटिशर्स के लिए। तो रॉबर्ट क्लाइव उस टाइम पे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। तो मीर जाफ़र जो था उनसे बहुत ज़्यादा पैसे लुटे इन्होंने। ठीक है, ऐसे बोल देते थे कि तुम्हें हम ये प्रोवाइड करेंगे, हम तुम्हें रक्षा प्रोवाइड करेंगे, एंड इन रिटर्न हम तुम्हें लूट लेंगे। ठीक है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग हैपेंड। 30 मिलियन रुपीज़ जो थे मीर जाफ़र जब गद्दी पे बैठे हुए थे इन द फॉर्म ऑफ नवाब, तो ये सारा लूट लिया था ब्रिटिशर्स ने इनसे। फिर होती है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर का टाइम पीरियड आता है 1764। 1764 में हो जाती है बैटल ऑफ बक्सर। अब यहाँ पे 3 लोग हैं। अब मीर जाफ़र आया है, मीर जाफ़र का ही वो होता था दामाद था एक, मीर काजिम। मीर काजिम अब गद्दी पे बैठ चुका है। मीर काजिम जब गद्दी पे बैठा तो इसको भी ब्रिटिशर्स ने ही बनाया था, क्योंकि उनको लगा कि मीर जाफ़र हमें कहीं ना कहीं अवॉइड करने की ट्राई कर रहा है और पैसे नहीं दे रहा। तो गद्दी से उठा दिया मीर जाफ़र को और मीर काजिम को बिठा दिया। मीर काजिम ने 1-2 महीने करा ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग काम, पर मीर काजिम ने देखा ये तो लूट रहे हैं, तो चलो जिनके अगेंस्ट अब कॉन्स्पिरेसी रची जाए। मीर काजिम गया शुजा-उद-दौला के पास, हु वॉज रूलिंग इन अवध। मीर काजिम शुजा-उद-दौला के पास गए और उसके बाद चले गए शाह आलम टू, जो कि दिल्ली में बैठे हुए थे। 1764 का टाइम पीरियड चल रहा है, तो लेटर मुगल्स तो चल ही रहे हैं यहाँ पे, आप याद रखना पड़ेगा आपको ये। तो मीर काजिम किसके पास गए? अवध में गए शुजा-उद-दौला, फिर चले गए ऊपर दिल्ली शाह आलम टू, और इनको बोला कि वी हैव टू डिफीट ब्रिटिशर्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो हैं वो लूटने पे आ चुके हैं। तो इनके पास गए, इन्होंने भी एग्री कर दिया कि ठीक है चलो जी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ते हैं। अब सुनो, अब दिक्कत क्या हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस मीर काजिम, शुजा-उद-दौला एंड शाह आलम टू, ये तीनों ने अलाइंस बना लिया है, और दूसरी तरफ जो पार्टी है ईस्ट इंडिया कंपनी। इस बार कंडीशन बिल्कुल उल्टी है। बैटल ऑफ प्लासी में आपने देखा सिराजुद्दौला अकेला पड़ गया था, इस बार ईस्ट इंडिया कंपनी अकेली पड़ गई थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है इलीगल एक्सपांशन। उनका कोई अधिकार थोड़ी है यहाँ पे, यहाँ पे तो इंडियंस की गवर्नमेंट चलनी चाहिए थी। बट ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ट्राइंग टू लाइक एक्सपांड इन थ्रू आउट इंडिया, वो पूरे इंडिया को कॉन्कर करना चाहते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? मीर काजिम को हरा दिया। तो लो थोड़ी सी आर्मी थी, बट स्टिल ऊपर जो थी स्ट्रैटेजी काम नहीं आई, और स्ट्रैटेजी जब काम नहीं आती है तो डिफीट इज़ निश्चित। तो इनकी हो जाती है डिफीट। तो मीर काजिम हार गए, तो अब हारे हैं तो अब बदला तो लेंगे ब्रिटिशर्स की तरफ से। इस टाइम पे रॉबर्ट क्लाइव नहीं आए, बक्सर वाली लड़ाई में हेक्टर मुनरो थे, हेक्टर मुनरो। ठीक है, हेक्टर मुनरो वाज फाइटिंग फ्रॉम द ब्रिटिशर साइड, और एक तरफ थे शाह आलम टू, शुजा-उद-दौला अवध के, मीर काजिम बंगाल से। 22 अक्टूबर 1764 को ये लड़ाई होती है, बैटल ऑफ बक्सर। बिहार वाले एरिया में जो है ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है। अब ये जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद थी, इसमें क्या हुआ ना, पहले 1765 में क्या होता है कि अगस्त के मंथ में हुई थी। 12 अगस्त को शाह आलम टू को पकड़ा गया। शाह आलम टू को ब्रिटिशर्स ने बोला कि अब ना तुम हमारे पपेट हो, ठीक है, हम तुम्हें पेंशन देंगे, तुम्हें कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट वाज द फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और जो दूसरी ट्रीटी हुई वो हुई 16 अगस्त 1765 को, जिसमें बुलाया गया किसको? शुजा-उद-दौला, जो अवध से लड़े थे। शुजा-उद-दौला को बुलाया गया, और शुजा-उद-दौला को भी क्या बोला गया कि वी विल गिव यू द पेंशन, और तुम कोई भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं चलाओगे। तो फिर मीर काजिम का क्या हुआ? मीर काजिम को गद्दी से हटाया, दोबारा से मीर जाफ़र को बिठा दिया था। ठीक है, मीर जाफ़र को दोबारा से गद्दी पे बिठा दिया गया। सो मीर जाफ़र वॉज मेड नवाब ऑफ बंगाल अगेन। अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो देखो राजा भी नहीं बनी, और अपना जो पूरा दबका है वो भी इन्होंने इनके ऊपर बना लिया। अब हमें करनी है वॉर्स, वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए, नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो अभी कर्नाटक वाला जब हम एरिया पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कितनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी अराइज कर रही है। फिर बैटल ऑफ प्लासी आपने देखी, ये थी सिराजुद्दौला वर्सेस ब्रिटिशर्स, पर ब्रिटिशर्स का साथ दिया मीर जाफ़र और जो जगत सेठ थे उन्होंने। तो इनकी वजह से हार जाते हैं यहाँ पे सिराजुद्दौला, और उसके बाद मीर जाफ़र को गद्दी पे बिठा दिया गया। मीर जाफ़र जब अगेंस्ट आने लगा ब्रिटिशर्स की, तो उनके दामाद मीर काजिम को बिठा दिया गया। मीर काजिम ने भी देखा कि ये तो बड़े पपेट बना रहे हैं यार, अब मैं अपने हिसाब से रूल करूँगा। तो मीर काजिम ने क्या किया? अलाइंस बना लिया शुजा-उद-दौला अवध का एंड शाह आलम टू दिल्ली का,
उनके साथ अलाइंस बना के दे फाइट अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मीर कासिम यहाँ पे हार जाते हैं। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो थी वो इसका रिजल्ट निकल के आती है इन 1765, जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने बोला शुजाउद्दौला और शाह आलम टू को कि यू आर जस्ट अ पेंशनर नाउ, ठीक है, आपका कोई अपना रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होगा, वो हम चलाएंगे, वो हम देखेंगे, तुम्हें हम पेंशन पे रख देंगे, ठीक है। तो दैट ऑल हैपेंड इन योर रीजनल किंगडम्स। रीजनल किंगडम इसी के साथ होते हैं ख़त्म। अब देखेंगे ब्रिटिशर्स कैसे कैसे अपनी एक्सपांशंस कर रहे हैं, क्या क्या लड़ाइयाँ यहाँ पे हो रही हैं वो तो देखेंगे, पर उससे पहले याद होगा आपको एंग्लो मैसूर वॉर, मैंने अभी सिर्फ आपको स्टोरीज बताई थी, उसका एक फुल फ्लैश लेक्चर हम देखेंगे जिसमें सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट वॉर्स थी वो सब हम कवर अप करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर एंड कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।